देखो बच्चों, बेटा आज का टॉपिक हमारा एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस क्या होती है? किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्टेंस कहलाता है। सीधे शब्दों में क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। कह रहे हैं एक ऑफर को अगर एक्सेप्ट करोगे तभी जाके क्या बनेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ असेंटिंग बाय द ऑफर टू एन ऑफर। कह रहा है एक्सेप्टेंस क्या होती है? अपनी इच्छा को क्या करना? एक्सेप्ट करना। जो भी ऑफरी ने तुम्हें दिया था, बाय द ऑफरी। ऑफरी कौन है? हम लोग जो एक्सेप्ट करने वाले। ऑफर कौन है? जिसने दिया। तो ऑफरी के द्वारा जिस किसी भी काम को करके दिखाना या फिर सहमति देना, दैट इज मीन्स ऑफ एक्सेप्टेंस। In other words, this means when the offeree signifies his assent to the offer। कह रहा है जब ऑफरी सिग्निफाई कर देता है अपनी इच्छा को, द ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तब वो ऑफर एक्सेप्ट कहलाती है। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। क्लियर देव? यस सर। कह रहा है एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक्सप्रेस मतलब बोल क्लियर लिखकर, और इम्प्लाइड मतलब आंखों ही आंखों में इशारा हो जाना, बिना देखे कुछ बता देना। इट इज एक्सप्रेस। बेटा होल्ड करिए। तो ऑफर कैसे, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कह रहा है इट इज एक्सप्रेस when it is communicated by the word spoken or written or by doing some required act। इसका मतलब क्या बोला? ये जो चीज है ये बोलकर, लिखकर या अपने शब्दों को बयां कर कर जैसे भी करी जा सकती है। मतलब ऑफर भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे किसी को कुछ बताना हो, चाहे मैं आई लव यू फोन पे बोलूं, चाहे मैं उसको चिट्ठी लिख कर दूं, चाहे कबूतर के थ्रू भिजवाऊं, जैसे चाहे इशारा में बोल दो, जैसे मर्जी हो सकता है। क्लियर? इट इज इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इम्प्लाइड का मतलब समझियो देव। कह रहा है इम्प्लाइड मतलब तुमने कुछ नहीं बोला, उसको फिर भी समझ आ गई। ऐसी पिक्चर है मैं हूं ना। मैं हूं ना की जब मूवी खत्म होने वाली एंड में उसको प्रपोज करता है, वो कहता मुझे तो पहले से ही पता था, इतने साल क्यों लगा दी तूने बोलने में। ये एक लास्ट में सीन है। तो कहानी यहाँ पर क्या है? चाहे तुम्हें सराउंडिंग के सर्कमस्टांसेस से पता लगे कि आसपास जो मेरे चल रहा है, मुझे पता लग रहा है भैया क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जब घर में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को सरप्राइज देना होता है, तो क्या होता है? घर वालों का हाव भाव सुबह से बदल जाते हैं कि भैया तू बाहर जा, काम कर, ये कर वो कर, घर में बैठे हैं। तो मतलब उस थोड़ा वो सरप्राइज रखने में क्या होता है, वो ऐसा एक्ट करते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि नहीं कुछ तो आज है लोचा, या हमसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, समझ गए भैया फिर कुछ ना कुछ पंगा है। तो दैट मीन सराउंडिंग से पता लगे, या फिर जो सामने वाला व्यक्ति है, पार्टी है, उसके कंडक्ट से पता लग गया। जैसे कि मान लेते हैं देव की, जो देव है उसका ब्लेजर की शॉप है। तो मैंने कहा देव मुझे ब्लेजर चाहिए। तो किसने बोला सर एक ब्लेजर तो आइए बड़े अच्छे देख लो। मैं कहा ठीक है मुझे दिखा दे, भाई के लिए चाहिए, मैं लेके जा रहा हूँ, उसको पसंद आएगा तो तेरे को कल दे जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। तो क्या बेटा ब्लेजर मैंने खरीद लिया तेरे से? नहीं खरीदा। देव नहीं क्लास में है कि चला गया है? नहीं सर, ये हाँ, तो इसका मतलब खरीदा नहीं। बट यहाँ पर क्या हुआ, खरीदा तो नहीं,
अब वही ब्लेजर रात को मैं पार्टी में पहन के चला गया, अब वहां पर ये भी आएगा देव, तो देव को मेरे को देख के क्या लगेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर, मतलब कि अब पहन के आ गया और मैं अगले दिन आ रहा हूं उतार के मैं दे रहा हूँ, वापस ले ले भाई, पसंद नहीं आया, तो फिर क्या तू वापस लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि हमें क्या पता लगा कि सामने वाले ने ऐसे हरकत कर दी है, इसका मतलब उसके एक्ट से पता लग गया ही लाइक्स इट। क्लियर? ऐसे क्या था, मैं छोटा था, मेरे जो अंकल है उनकी जीन्स वीन्स की शॉप है, तो उनके जस्ट सामने ब्लेजर की शॉप है। मैंने एग्जांपल क्यों लिया बताता हूँ। तो आज एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना था, तो अब तो भैया हम उस टाइम छोटे थे, कपड़े भी ढंग से होते नहीं थे पहनने को, तो चाचा ने कहा मैं सामने दुकान है उससे एक ब्लेजर लेके आता हूँ। ब्लेजर लेके आए, अब दुकान वाले को पता होता है लेबल कैसे निकालनी होती है, लेबल कैसे लगानी होती है, तो वो लेबल हमने खोल ली, पार्टी में गया, थोड़ा दूर दूर रहा, पहन वहन के घूम के आ गए, वापस आया, लेबल लगाई, दुकान में वापस कर दिला के। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल से। हाँ आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, एट एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन समझते हो, बोली लगा, ऑक्शन मतलब बोली लगा। एस इज द हाईएस्ट बिडर, एस कौन है? सबसे ज्यादा बिडर देने वाला है। द ऑक्शनियर एक्सेप्ट द ऑफर बाय स्ट्राइकिंग हैमर ऑन द टेबल, दिस इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। 1,00,000, 1,02,000, तो ये थोड़ा बोलता है कि तुम्हारी हो गई। 1,05,000, 1,05,001, 1,05,2 और 1,05,3 सोल्ड। उसने ये भी नहीं बोला कि तेरे को खरीद ली गई, तेरे को दे दी गई, वो जैसे ही तीसरा हथौड़ा पड़ गया, वी अज्यूम दैट कि सेल हो, तो इट्स इम्प्लाइड एग्जाम्पल। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। देखो ये केस है वी राव वर्सेस ए राव, वी राव वर्सेस ए राव का केस है। A widow promised to settle some immovable property on her niece if the niece stay with her in her residence. This niece stay with her in her residence till her death. Held, the niece was entitled to the property. सीधा सा फंडा है। तो मतलब क्या है कि अगर किसी, उसने क्या बोला, एक विधवा थी, उसने बोला था मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं भतीजी को दे दूंगी अगर वो मरते दम तक मेरे साथ रहेगी, वो मरते दम तक उसके साथ थी, तो इसको बताने की जरूरत थोड़ी ना, तो उसको वैसे ही उसकी हो गई। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है? देव ने पूजा को बोला विल यू मैरी मी, यहां से राधिका बोली यस आई विल। क्या देव ऐसा हो सकता है भाई? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है। और कह रहा कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल में क्या बोला गया, हम जिसको ऑफर करेंगे वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये राधिका एक्सेप्ट नहीं कर सकती, असलियत में कर देगी तो वही, वो देखिए ऐड, मन में लड्डू फूटा, एक और लड्डू फूटा, तो ये वही एग्जाम्पल के टाइप का होगी। तभी देव कह रहा कुछ भी हो सकता है तो when an offer is made to a particular person, it can be accepted by him alone. अभी कुछ दिन पहले फेसबुक में किसी ने पोस्ट किया होगा, कोई फ्रेंड पता नहीं, जानते नहीं, फेसबुक पे हजारों ऐसे होते हैं कि अगर कोई लड़की सिंगल है तो प्लीज मेरे को डीएम करे क्योंकि मैं भी सिंगल हूं, इस तरीके से लिखा। तो मुझे बताओ क्या वो जो ऑफर दिया गया क्या किसी पर्टिकुलर लड़की को दिया गया? जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर था। तो हु कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर? एनीबडी कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो यहां पर वही कहानी, जिसको ऑफर करेंगे वही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर जनरली हमने किसी को भी किया ऑफर तो कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है। एग्जांपल बता सकते हो मुझे कोई? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, याद है? तो बेटा देव तू लास्ट क्लास में था नहीं, बेटा देव लास्ट क्लास की ना वीडियो में सेंड तो कर दूंगा, कोशिश करिए अगर थोड़ी सी आवाज को थोड़ा एडजस्ट करके सुनने की, नहीं होगा तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा एक बारी और, ठीक है सर? मैं देख लूंगा, एक बार देखने की कोशिश करियो, अगर समझ आते हो ठीक है, वरना फिर मैं बता दूंगा। ठीक है सर। उसमें वॉइस ना बहुत ज्यादा इको हो रही होगी, हद से ज्यादा वॉइस ऐसी आई है, शायद समझ भी ना, ट्राई करियो, नहीं हो तो बता दियो मुझे। ठीक है सर। तो क्या कह रहा है? इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय एनी अदर पर्सन, नो वैलिड एक्सेप्टेंस। समझ गया मतलब? अगर राधिका ने एक्सेप्ट कर लिया, हम तक क्या बोला, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। The rule of law is clear that if you propose to make a contract with A
बी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट हिमसेल्फ और ए विदाउट योर कंसेंट। मतलब पूजा ने तो हाँ नहीं करी, राधिका हाँ कर रही है, तो राधिका हाँ करे ठीक है, लेकिन देव के बिना मर्जी के हाँ नहीं कर सकती। देव कह रहा तू कौन है भाई, मैं छाया तू माया, याद है पिक्चर, कौन सी मूवी, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड में क्या था, करीना की जगह वो एक्सेप्ट कर लेती है ऑफर, तो यहां पर भी वही कंडीशन को पकड़ लो। तो सलमान खान एग्री हो गया, वो छाया भी थी वो एग्री हो गई, तो उन दोनों ने कर ली शादी। तो यही तो चीज है, यहाँ पर भी वही बोला। हाँ तो यहाँ बता दिया कि हाँ जैसे अब देव ने क्या बोला, कुछ भी हो सकता है, चल पूजा से सुंदर दिखने में राधिका थी, कोई बात नहीं, आई विल मैरी यू, छोड़ो, वैलिड एक्सेप्टेंस। बट लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर, जनरल ऑफर अगर हो कोई भी, तो उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी कर सकता है। अब इसने चिल्ला के बोला आई लव यू, उधर से आवाज ही पीछे से आई लव यू टू, ओके जी डन। तो यहां पर बेटा एक केस था जहां पर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोगुल कंपनी थी। तो वहां पर कार्बोलिक स्मोगुल कंपनी ने बोला कि मैं एक दवाई निकाल रहा हूं, ये दवाई जो खाएगा वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, उसकी मतलब की बीमारी, खांसी जुकाम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसने अखबार में न्यूज़पेपर डाल दिया कि जो खाएगा ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ तो मैं 200 रुपए इनाम दूंगा। तो ये कार्लिल नाम की व्यक्ति थी, इसने पढ़ा, इसने दवाई खाई, ये ठीक ही नहीं हुई, ये जाके 200 रुपए ले आई उससे। इसका मतलब कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। डन बेटा। यस सर। इस पे एक और एग्जांपल है, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ये केस है एक। बोल्टन बॉट अ हॉर्स, हॉर्स तो हाउस पाइप होगा, हाउस पाइप बिजनेस फ्रेम ब्रोकलहर्स्ट। ब्रोकलहर्स्ट भी एक बंदा है। बोल्टन ने हाउस पाइप खरीदा, हाउस पाइप का बिजनेस था, उसने किससे खरीदा, ब्रोकलहर्स्ट। Johns to whom Brocklehurst owed a debt placed an order with Brocklehurst for a supply of certain goods। इसका मतलब जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था किसके बीच में था, जॉन और ब्रोकलहर्स्ट के बीच में। Bolton supplied the goods even though order was not addressed to him। John refuses to pay Bolton for the goods because by entering into contract with Brocklehurst intend to set off his debt against Brocklehurst held। Offer was made to Brocklehurst and it was not in the power of Bolton to step in and accept, and therefore there was no contract। वैसे तुम्हें आधी बात समझ आ गई होगी, फिर भी समझा देता हूँ, छोटा सा किस्सा। ब्रोकलहर्स्ट और जॉन दो व्यक्ति थे। जॉन ने कर्जा लिया, कि जॉन ने बोला कि भैया पैसे पकड़ ब्रोकलहर्स्ट, तू मुझे हाउस पाइप दे दियो और हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन ब्रोकलहर्स्ट ने बिजनेस किसको बेच दिया, बोल्टन को। ब्रोकलहर्स्ट ने बोल्टन को बेच दिया। अब उसने बोला होगा कि भाई जॉन नाम का बंदा फलाना फलाना ये चीज कर दियो। तो अब बोल्टन क्या कर रहा है, जॉन को वो सामान भेज रहा है, जॉन लेने से मना कर दिया। जॉन कर भाई मैं तेरे से क्यों लूं, मेरा कर्जा तो ब्रोकलहर्स्ट था, तो मैं तेरे से नहीं ले सकता ये कर्जा। तो क्या वो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कह रहा भाई जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकलहर्स्ट से हुआ तो मैं तेरे से क्यों करूं। और वहां पर बोल्टन बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एक्सेप्टेंस वही कर सकता है जिसने ऑफर, सामने वाले ने ऑफर किया हो। तो यहाँ जॉन और ब्रोकलहर्स्ट की कहानी थी, बोल्टन घुस गया, तो यही इसलिए केस बन गया बोल्टन वर्सेस जॉन। समझ आएगी बेटा मेरी बात। ये एग्जाम्पल था, तो वो एक्चुअली क्या था, ये जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने अलग से बना दिया इसको, लेकिन जिससे केस भी याद रहेगा क्या था। ठीक है, देखो क्या होता है जब हम एग्जाम्पल में केसेस लिखते हैं ना, तो हमारे जो मार्क्स उतना बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार ये बंदे ने ढंग से पढ़ाई करी। एग्जाम्पल तो तुम तो कोई भी उठा के बना दोगे, जैसे मैंने हजारों बना देते, लेकिन केस के एग्जाम्पल उठाना बहुत अच्छी बात हो, समझे। अगला देखो, अगर नेम नहीं पता तो मेंशन मत करना। फॉर एग्जाम्पल तेरे को नाम बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन तेरे को केस याद है बोल्टन वर्सेस जॉन का, तो एबीसीडी करके कर लिया कि ऐसा के ये जो केस बनाया मैंने। हाँ बिल्कुल, कहता रहा हूं अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे केस स्टडीज लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, केस नाम भी लिख देगी चल जाएगा, चाहे तो एग्जाम्पल में एबीसीडी लिख दे। केस मैटर करता है कि केस बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है।
लीगल रिगार्डिंग ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, मतलब एक एक्सेप्टेंस को वैलिड कब माना जा सकता है, क्या क्या लीगल रूल्स है। कह रहा पहले जो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल ठीक, अनक्वालिफाइड मतलब बिल्कुल क्लियर। बेटा हाँ, अनक्वालिफाइड मतलब बिल्कुल क्लियर, क्लीन, दैट इज लॉ टर्म। आप लोग ऑडिट पढ़ोगे, आप लोग ऑडिट भी पढ़ोगे तो उसमें ये होता है, इफ अगर आपने वर्ड सुना कहीं पर अनक्वालिफाइड, दैट मीन्स नो रिजर्वेशन फॉर एनी डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बोला क्वालिफाइड, इट मीन्स देयर इज एनी रिजर्वेशन ऑफ डाउट, कि तुम्हें कोई डाउट है। तो मतलब जो भी आज तक तुमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा ऑपोजिट वर्ड है ये अनक्वालिफाइड। ठीक, क्लियर, यस। कह रहे एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफरर, मतलब अब भाई वही बात, हजार बार एग्जांपल दे चुके हैं। ऑफरर जो है, जिसने ऑफर किया है, अगर देव तूने बोला राधिका को आई लव यू, तो राधिका ने भी तेरे को आई लव यू बोला लेकिन तूने सुना नहीं, तो उस केस में वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तूने सुना नहीं, कि कम्युनिकेशन जरूरी है। क्लियर बेटा देव? यस सर। इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल रीजनेबल मोड। कह रहा है जिस मोड में बोला है उसी मोड में प्रिस्क्राइब होना चाहिए। अगर मैंने बोला कबूतर जा जा जा, तो वो भी क्या बोलेगा, कबूतर जा जा जा। अगर मैं गया चिट्ठी, तो उसने भी दी चिट्ठी। हाँ, अगर तुम मोड नहीं बोला कि भैया भैया देखो मैं चिट्ठी लिख के भेजा कि फलानी बात है, वो घर पर आके बोल जाए मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तभी इसने लिख दिया या तो यूजुअल मोड जो हमेशा इस्तेमाल होता है, या फिर रीजनेबल मोड, जो भी रीजनेबल मोड हो। जैसे कल मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी का नाम था मेजर। लड़का चिट्ठी लिखे जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, वो मिलिट्री में होता है। लड़की चिट्ठी लिखे जा रही है, पर दोनों की चिट्ठी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं रही है। वो बीच में एक शैतान होता है ना, वो लड़की की चिट्ठी निकाल लेता है, लड़की की चिट्ठी खुद पढ़ लेता है। लड़की की चिट्ठी यहां तक पहुंचती लेकिन लड़के तक पहुंचने नहीं देता। लड़के की चिट्ठी पोस्ट बॉक्स तक तो जाती, जैसे ही वो जाता पोस्ट बॉक्स चिट्ठी निकाल लेता। फिर आखिर में जब मार पिटाई करता है, तो लड़के को पता चलता है कि भैया इसने चिट्ठी ली है, तो कहता भाई आज चला जा, लड़की जाने वाली है। ये फटाफट प्लेन पकड़ता भग जाता उसके बाद। यहाँ पर क्या है, रीजनेबल मोड उसको वो लगा, उस मोड में चला गया। वरना इससे पहले रीजनेबल मोड क्या था, चिट्ठियां चल रही थी। इसने कहा मैंने तेरे को फोन किया पर तूने फोन उठाया नहीं, कह रहे मेरा नंबर चेंज हो गया। तो मतलब वो जो यूजुअल मोड फोन था, यूजुअल मोड क्या था, फोन था। पहले मोड क्या प्रिस्क्राइब था, चिट्ठी। चिट्ठी फेल, फिर क्या यूज किया, फोन। फोन यूजुअल था, फेल। फिर इसने रीजनेबल क्या पकड़ा कि चल भाई खुद ही चला जाता। समझ गए कहानी? आओ आगे चले। कह रहा है गिवन विद रीजनेबल टाइम। बेटा देव बहुत एग्जांपल अच्छा दे रहा हूं, देखो। बेटा एज कितनी है बेटा देव? सर 19 प्लस। 19 प्लस मान लेते। एज आज देव 20 साल का है। देव ने किसी को आज प्रपोज किया कि देख मैं तेरे से प्यार तो करता हूँ बहुत, बस 2 साल इंतजार कर ले, फिर हम शादी कर लेंगे, मैं सेटल भी हो जाऊंगा। चलो जी, दोनों एक्सेप्ट कर ली। इसने तो बोल दी ये बात, वो चुपचाप चली गई। वो आई 50 साल के बाद वापसी, 50 साल के बाद वापसी आई कि मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ। तो दैट इज द रीजनेबल टाइम फॉर दिस एक्सेप्टेंस? नो। तो हर एक चीज का क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रीजनेबल टाइम का मतलब क्या हो गया, बोल कर जाए या फिर एक टाइम लिमिट भी होती है। चलो जहां तुम 1 साल 2 साल 3 साल हो सकता है। दूसरी चीज, भैया फ्रिज में बर्गर रखा हुआ है, पापा ने बोला बर्गर खा लियो, तूने कुछ नहीं बोला, तू 10 दिन का फ्रिज खोल रहा है, बर्गर तो बचेगा ही नहीं, तो कुछ और ही बन जाएगा। तो कहानी यहाँ पर क्या, रीजनेबल टाइम होना चाहिए हर एक चीज। समझ गए मेरी बात को? यस सर। It must show an intention on the part of acceptor to fulfill the terms of promise. मैंने बोला भाई शादी है मेरी 10 तारीख की, तो भैया वो कर दियो, क्या बोलते उसको,
शादी है, दुल्हन ने बोला कि भैया मेरा लहंगा सिल देना, शादी है 15 तारीख की मेरी। उसने कहा मैं ठीक सिल दूंगा। तो उसने कहा भैया मेरे इसमें चांद तारे भी लगा देना। वो नहीं लगा सकता मैं। मतलब अगर वो किसी फुलफिल नहीं कर सकता तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो कह रहा है जो एक्सेप्टर होता है उसको सारी टर्म्स भी फुलफिल करनी पड़ेगी। मैंने बोला देख भाई सी, मैं तभी तेरे से शादी करूंगा जब तू मैंने पहले वाले पति को तलाक देगी। तो मतलब ऑफर तो क्या हो सकती है, कंडीशनल, लेकिन एक्सेप्टेंस तभी होगी जब वो कंडीशन को पूरा करके आएगी। उसने बोला नहीं मैं तलाक नहीं, मार ही देती हूँ, छुट्टी करो, कहानी खत्म करते हैं, मार ही देती हूँ। तो वह वो करेगी कि तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने कहा देख मारने तो फांसी तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो क्लियर बोला था तलाक दे तू उसको। क्लियर। नेक्स्ट, इट मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी और पार्टीज टू whom ऑफर इज मेड। ये वही दे सकता है जिस, भैया देखो तुम एक्सेप्टेंस किसको दो। तूने छोले भटूरे खाए, पैसे दे रही है ब्रेड पकौड़े वाले को, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मैं इस दुकान में खाना कर रहा हूँ, पड़ोसी की दुकान में पैसे दे के आ रहा हूँ, और वो कह रहा है भाई पैसे तो पहुंच ही नहीं रहे। ये क्या है, कह रहा है जो बंदा ऑफर देगा उसी को तुम एक्सेप्टेंस दोगे। इट मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और बिफोर ऑफर इज विथड्रॉन। लैप्स मतलब खत्म हो जाना। हमने क्या बोला, लॉ की फीस 500 रुपए, अगर आप 2 दिन के अंदर पैसा जमा करवाते हो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तुम आते हो 5वें दिन, सर वो फीस 500 थी। बेटा जमाना हो गया, जमाना हो गया, वो गई, वो टाइम लिमिट खत्म हो गई। तो इसलिए ऑफर के विड्रॉ करने से पहले पहले, या फिर वो टाइम लिमिट खत्म होने से पहले पहले आप क्या करो, एक्सेप्टेंस दो। कोल्ड ड्रिंक पी है कभी, उसके साथ फ्रूटी मिली है कभी फ्री, और कभी कभार मिली भी नहीं होगी, फोटो में छपी होती है लेकिन मिलती नहीं है। ऐसा हुआ है कभी, पूछा दुकान वाले से क्यों नहीं मिली? नहीं, उसमें लिखा होता है ऑफर टिल लास्ट स्टॉक। जैसे ही वो खत्म हो जाता है स्टॉक, चाहे बोतल में प्रिंट भी पड़ा रहा है, नहीं मिलेगा, मतलब अब वो विड्रॉ कर चुके हैं। कभी कभार लिखा था ऑफर टिल लास्ट 31st दिस डेट, उसके बाद वो वैसे ही खत्म हो गया, फिर वो प्रिंट ही रह जाता। समझ गए मेरी बात को? ऑफर कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस। कह रहा है चुप रहने को, चुप रहने को तुम ये मत समझ लेना कि उसने हाँ कर दी। देव की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत अच्छी बचपन की दोस्त। देव ने उसको क्या बोला एक दिन कि तू छोड़, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरी केयर करता हूं। वो चुपचाप चली गई। देव खुशी से दे लड्डू पे लड्डू बांट रहा कि भैया एक्सेप्टेड। कि 3 दिन तक बात नहीं करी, उसने फोन किया देव ने कि क्या हो गया, तू आई क्यों नहीं? कह रहा मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, मैं तो तेरे को दोस्त समझती थी। तो मतलब क्या हुआ कि चुप रहने का मतलब हाँ नहीं होता। तो यहां पर ये पॉइंट कर रहा है, इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। देव सारे पॉइंट समझ आ गए बेटा? हाँ जी सर, आ रहे हैं। आ रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने ये कुछ पॉइंट है इसके अंदर, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी थोड़ा पढ़ना। सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बातें तो सिंपल होती है, लेकिन जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कह रहा एन एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड in respect of all the terms of offer when material और immaterial major और minor। मतलब कि हमने जिस तरीके से ऑफर को रिसीव किया था तो हमें उसी के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, चाहे वो जरूरी हो चाहे वो जरूरी ना हो। यस, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, इमटेरियल मतलब ये चीज जरूरी नहीं है। जैसे कि 2 मिनट में 6 मोमोज खाओ, 3100 रुपए ले जाओ। भैया चटनी खाना जरूरी है? नहीं यार, ये छोड़ सकता है, फंडा समझे? ऐसे ऑफर चलते ना आजकल मार्केट के अंदर कि 2 मिनट में ये खाओ वो ले जाओ। अब परसों मैंने देखा कि 10 सेकंड नहीं 30 सेकंड में 3 समोसे खाओ, 1100 रुपए दूंगा। उसे फटफट खा लिया, कुछ आलू गिर गया, करा कोई बात नहीं, नेग्लेक्ट है। दैट मीन्स मटेरियल और इमटेरियल फैक्ट। अब मैंने बोला नहीं बेटा प्रिया, 1 मिनट में 1 प्लेट छोले कुलचे खाएगी तो मैं 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन ऐसी प्लेट हो जानी चाहिए जैसे नहीं थी।
तो मतलब वो क्या मटेरियल फैक्ट है मेरे लिए, समझ गए मेरी बात को। इफ द पार्टीज आर नॉट एड इडम, एड इडम का मतलब एड इडम, कुछ याद है भाई देव? नहीं सर। कंसेंसस, कंसेंसस एड इडम, कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसेंट में पढ़ा था हमने ये कंसेंसस एड इडम। तो कह रहा अगर पार्टीज एड इडम नहीं है, मतलब सहमत नहीं है सारे मैटर में ऑफर एक्सेप्टेंस की, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। इसने बोला देखो सर मैं प्लेट खत्म कर दूंगी पर चाटूंगी नहीं, तो हमने कहा ठीक है भैया फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो मतलब तुमने अगर अपनी सहमति नहीं दी, कंसेंट तुम्हारी फ्री नहीं हुई, या फिर हम दोनों को जो दिमाग है सेम काम नहीं कर रहा, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। ये पूरा जो टर्म था वो कैसा था? कंसेंसस एड, ज्यादा आया अभी भी नहीं आया? पढ़ाई करो पढ़ाई। रेड पेन से नोट्स मत बनाया कर लड़की कभी, ऑलवेज यूज ब्लू और ब्लैक पेन। रेड पेन से सिर्फ शादी ब्याहों के हिसाब किताब लिखे जाते हैं। टीचर सिर्फ टिक मार्क करने, उसका रीजन क्या होता है? टीचर यूज इसलिए करता है कि जो बच्चा ब्लू या ब्लैक से लिखेगा तो कम से कम जब मैं चेक करूंगी उसको उसकी मिस्टेक समझ आ जाए क्या है। सो दैट्स व्हाई टीचर यूजेस ओनली रेड पेन, क्योंकि रेड पेन से दिखाई नहीं देगी आधी चीजें। कितनी चीजें नजर आ रही लड़की तेरे को? हाँ सृष्टि, नहीं बेटा मत करा कर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तो तेरी मर्जी, तू जो मर्जी लिख, बट तेरे लिए ही फायदा है। बेटा मैंने लिखवाया था ये वर्ड, मैंने बताया भी था तुम्हें, कंसेंसस एड इडम, टेक्निकल वर्ड लिखवाया था। कोई नहीं, आओ आगे चलते। अब लिख ले कंसेंट में कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम। कह रहा ए मेड एन ऑफर टू बी टू परचेज अ हाउस विद पोजेशन फ्रॉम 25 जुलाई। ए ने ऑफर किया बी को कि भैया मैं जो तेरे घर का जो कब्जा है वो 25 जुलाई से ले लूंगा। द ऑफर वॉज फॉलोड बाय एन एक्सेप्टेंस सजेस्टिंग पोजीशन फ्रॉम 1 अगस्त, हेल्ड देयर वाज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। ये किसका केस है? रोल्टेज वर्सेस ग्रांट। मतलब यहाँ क्या हुआ, ऑफर दी गई कि 25 तक, लेकिन वो कह रहा है मैं 1 अगस्त तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी ऑफर में बात बोली गई थी, नहीं ऑफर दिया गया था 1 अगस्त तक, लेकिन वो चाहता था 25 जुलाई तक। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, काउंटर ऑफर की तरफ ट्रीट हो रहा है ना। तो या तो ऐसा समझ लो काउंटर ऑफर, सॉरी क्रॉस ऑफर, या तो क्या समझ लो, सॉरी काउंटर ऑफर, या फिर वो क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्रॉस ऑफर क्या था? जब तुमने एक ही टाइम पर एक ही बात बोली। काउंटर ऑफर इज अ बार्गेनिंग, ये बार्गेनिंग की तो हो रही है। उसने क्या बोला कि 25, कहता नहीं भाई 1। यहाँ पर एक तरीके से ये तुम्हारा ऑफर, तो मतलब क्या, एक सॉरी एक तो तुम्हारा ये हो गया काउंटर ऑफर, दूसरा हो गया कि तुमने ऑफर की कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अनक्वालिफाइड का एक और मतलब समझ लो, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल का मतलब क्या? क्लियर? अब तेरे दिमाग में कोई कंडीशन है तो बता दे। अभी जैसे मैं एयरटेल का वाईफाई लग रहा घर पर, वही फोन आ रहा बार बार, जब सब कुछ बात खत्म होगी पैसे दे दिए, कहता है भैया मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, फोन ना आप ही का होगा, लैंडलाइन लगेगा, तो कह रहा फोन आपका होना चाहिए। तो मतलब उनके कंडीशन थी, उन्होंने मेरे को बताई नहीं, तो मेरी मर्जी में एक्सेप्टेंस करूंगा ना कर, तो ये डिपेंड है उस चीज का। ठीक है, अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल। ऐसी एक और केस है, किसका? नियले वर्सेस मैरिट। एम ऑफर्ड टू सेल अ पीस ऑफ लैंड टू एन, दैट इज 280 पाउंड समथिंग। एन ने एक्सेप्ट किया और 80
रुपए उसको प्रॉमिस कर दिया और बाकी महीनों की किस्तें देगी 50-50 रुपए की। ऐसी बात हुई थी क्या? केस समझा देव की नहीं समझा? यस सर। तूने बोला सर फीस कितनी, मैंने कहा भैया फीस 5,000 रुपए। ओके खत्म, ये लो सर 1,000 रुपए, बाकी 4,000 रुपए एक एक करके दूंगा। मैंने कहा भाई ये कब हुआ, ये तो मैंने बोला ही नहीं था तेरे को। तो दैट मीन्स मेरी ऑफर तो क्लियर थी 5,000 रुपए, तू 5,000 दे दे, बात खत्म होगी। तू नहीं दे सकता, दैट मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? हाँ ऐसी जी। एक और केस है, जॉर्डन वर्सेस नॉर्टन। एन ऑफर टू बाय जेज हॉर्स इफ वारंटेड क्वाइट इन हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, मिमाने को कहते हैं क्या, जो चिल्लाना जो होता है, मतलब कि हाँ। तो जे एग्री टू द प्राइस एंड वारंटेड द हॉर्स क्वाइट इन डबल हार्नेस। देयर वाज नो, हार्नेस का मतलब समझना पड़ेगा, तेज भागता है या क्या होता है, भूल गया। हाँ बेटा, हार्नेस का मतलब होता है सजाना घोड़े को, सजाना घोड़े को, घोड़े का साज। भाई याद रखियो, हार्नेस का मतलब है घोड़े का साज, इन द सेंस वो जैसे सजा के देते ना घोड़े को, ये आंख के सामने पैरों पे ये सब साज। तो मतलब यहाँ पर क्या उसने बोला कि भैया मैं घोड़ा दे दूंगा हल्का फुल्का, तेरे को जैसा सजता है वो दे दूंगा सजा के तेरे को। कहता नहीं भैया मुझे डबल सजा के दिए, बिंदी बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा लगा के दिए। तो यहाँ पर भी वो केस नहीं बना, क्योंकि उसने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट, सेम कंडीशन पे एक्सेप्ट नहीं कर। क्लियर? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर, ये तो मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ। सॉरी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट टू द ऑफर, उसका मतलब जो भी एक्सेप्टेंस होगी कम से कम ऑफर तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऑफर तक नहीं पहुंचेगी तो वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं मानी चाहिए। तो इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल क्या है, देखो। ए ने बी को बोला कि वो सी से शादी करना चाहता है। ए ने बी को बोला कि वो सी से शादी करना चाहता है, लेकिन बी ने सी को कुछ नहीं बताया। बट टेल सी नथिंग ऑफ हिज, अच्छा इसने सी को ये बोला कि भैया उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, सो देयर इज नो क्वांटिटी, इवन सी इज विलिंग टू मैरी। और ये तो ऐसा हजारों केस में होता है, जलता है मेरे से, है ना, कि भैया मैंने उसको बोला यार मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, इसने जाके क्या बोल दिया, भाई वो तेरे बारे में बुरा भरा बोल रहा था, अच्छा मेरे बारे में, जा भाग यहाँ से। ऐसे में 10th क्लास में तो मैं एक लड़की से प्यार करता था, तो फिर ऐसे नॉर्मल करेंगे करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, मेरा फ्रेंड आया कर दिवेश मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, फिर मैं उसका प्रपोजल लेके उसके पास चला गया, मैं उसका प्रपोजल लेके उसके पास चला गया, तो उसमें ना ना उसी के भैया ऐसी ऐसी बात है, उस टाइम छोटे थे, हमें क्या पता था क्या नहीं। बस ये पता था दोस्त जो चाहे वो दे दो उसको बस। तो यहाँ पर हमने उसकी वो करी। अगर मुझे पता मैं क्या बोलता, भाई तेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, छोड़ दो उसको, ये रियल। बट हाँ आफ्टर 2 इयर्स वो लड़की मेरे पास आई, उसने बोला कि उसको पता था कि मैं उसको लाइक करता हूँ, और उसने बोला कि देश मैं, मेरे को पता था मुझे लाइक करता था। मैंने कहा आप कुछ नहीं सकता, आप जा। नहीं आफ्टर 2 इयर्स, मतलब कि जब 10th में था 12th क्लास में आई। हाँ तो हम 10th के एंड में, तो 12th में मैंने कहा आप कुछ नहीं सकता, या मेरी पर्सनालिटी बदल चुकी है, अब तुम मेरे लायक नहीं निकलो यहाँ से। आओ आगे बढ़े, दैट्स अ जोक्स अपार्ट। आओ, समझ आ गई यहाँ तक बात, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक और ऐसे एग्जांपल है, एफ ऑफर टू बाय हिज नेफ्यू हॉर्स ऑफ ₹30 से। उसने क्या बोला कि मैं भतीजे का घोड़ा खरीद दूंगा 30 उसमें। इफ आई हेयर नो मोर बट आई शैल बी कंसिडर द हॉर्स इज माइन। तू कुछ नहीं बोलेगा तो घोड़ा मेरा। मतलब उसने ये अभी अभी ने पॉइंट पढ़ा ना, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, उसने कहा घोड़ा मेरा। द नेफ्यू डिड नॉट राइट टू एफ एट ऑल, उसने कुछ बोला ही नहीं, बट ही टोल्ड हिज ऑक्शनर हु वाज सेलिंग हिज हॉर्स नॉट टू सेल द पर्टिकुलर हॉर्स बिकॉज इट हैड बीन सोल्ड टू हिज अंकल। पर उसने ऑक्शनर को बोल दिया कि भाई ये घोड़ा मत बेचियो, कि ये घोड़ा मैं अपने अंकल को बेच चुका हूं। द ऑक्शनर इनएडवर्टली सोल्ड द हॉर्स, पर उसने वो घोड़ा उसको बेच दिया। कौन सा वाला, जो अंकल वाला घोड़ा था वो उसने बेच दिया। तो एफ हैड नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द ऑक्शनर एज द हॉर्स। कह रहे थे जो एफ है वो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। हिज ऑफर टू 30 नॉट हैविंग एक्सेप्टेड बाय फेल्थहाउस वर्सेस बिंडले, बाइंडले क्या बिंडले।
तो मतलब हुआ क्या कहानी, ये कहानी क्या हुई, जब भतीजे ने बोला कि भैया मेरे अंकल को घोड़ा भेज दिया, लेकिन यहाँ पर जो ऑफर जो थी, एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं थी ना पहले, वो तो साइलेंट रह गया। अगर वो उसको बोल देता तब केस बन जाता उसके ऊपर, तो यहाँ बना नहीं, तो इसलिए केस बना नहीं, बिक गया बिक गया। समझ आ गई मेरी बात बेटा, क्लियर है देव? यस सर। नेक्स्ट, मोड प्रिस्क्राइब्ड, इस पे तभी इतना बड़ा मैंने एग्जांपल दिया। मोड वाला कौन सा वाला, कबूतर जा, या जैसे बंदा खुद ही पहुंच गया था, तो ये पूरी कहानी उसी के ऊपर है। इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और सम यूजुअल और रीजनेबल मोड, द ऑफरर मे intimate to the offer with a reasonable time that acceptance is not according to the mode prescribed and may insist the offer must be accepted in the prescribed mode only। तो यहाँ पर सिंपल सी कहानी ये है, या तो ऑफर उसको बता दे कि भाई किस तरीके से एक्सेप्ट करनी है वो बता दे, वरना मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ तो वो बता दे, वरना जिस मोड में तू चाहता तो मुझे वो बता दे, नहीं बताएगा तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूंगा कुछ। कभी कभार दोस्त यारों की गाड़ी में कहीं चले जाओ, या फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, काफी बार हम किसी एक सिंगल रिक्शे में ट्रेवल कर रहे हैं, वो बंदा जानकार का होता है, या काफी बार ऐसा हुआ ऑटो वाले बैठ गए, जो मर्जी दे देना मैडम बैठो, जो मर्जी कितना। अब मैं देखो, मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, एक अंकल आ गए, अरे चल बेटा छोड़ देते, मैंने कहा कितने पैसे, अरे जो मर्जी दे दी। मैंने कहा जो मर्जी का नाम तो होगा, अब वहां जाके 500 मांगो तो फिर मैं कहाँ से दूंगा। कहते नहीं जो मर्जी दे दी। मैं वहां गया, मैंने अंकल को 5 रुपए दे दिए। कह रहा बेटा ये क्या दे रहा है, मैंने कहा अंकल आपने तो बोला जो मर्जी दे दूंगा। कह रहा बेटा मीटर से 50 बनते तो 50 रुपए दे दे। तो मैंने कहा पहले बोल रहे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मतलब क्या, या तो तुम मोड को बता दो, वरना फिर मैं मेरी जो इच्छा होगी वो दूंगा। जम्मू गया है बेटा कभी देव? हाँ जी सर, गया हूँ। जम्मू में रघुनाथ मंदिर गया है? सर जहाँ पे वो पैड़ियाँ होती हैं बहुत सारी। मेन मेन मंदिर है वहां का, मतलब फेमस मंदिर है जो बाजार में चौराहे पर है। गया हूँ सर, शायद से जो डल लेक के सामने उधर ही है। ना बेटा कश्मीर नहीं भेज रहा, जम्मू जम्मू। सर फिर तो नहीं गया वहां पे। हाँ मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, आओ। तो उस मंदिर में हम घुसे, देखो उस मंदिर का देखो क्या है, तुम लोग को शायद कभी गौर नहीं किया होगा, अगर गए भी होंगे तो उनकी थालियों में ना 2000 500 ऐसे नोट सजे होते, उससे नीचे 1 रुपए नहीं दिखेगा। हम लोग गए तो हमारे साथ एक बंदा था, उसने उस पर 1 रुपए चढ़ा दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, पंडित ने 1 रुपए वहां से उठाया, अपनी जेब से 5 रुपए निकाले, कह रहा ले जा बाहर जाकर टॉफी खाई। So they even can't accept 1 rupees, 2 rupees और 10 rupees। तो प्लेट में सजाने का मतलब क्या है, दे वांट 500 और 1000 और 2000 रुपीज। उन्होंने वो शो ऐसा ही कर रखा है। ऐसे ही हम वहां गए मथुरा, मैं छोटा था, मैंने चढ़ाई नहीं। तो हम मथुरा गए, पूरी फैमिली गए हम लोग। तो वहां पर एक मंदिर है मथुरा में, वैसे मथुरा के अंदर मथुरा वृंदावन को मिला के 5500 मंदिर से, अब ज्यादा हो गए होंगे और भी। तो वहां पर एक मंदिर है जो मेन कृष्ण जी का बोला जाता है, हमें नहीं पता सच में है कि नहीं है, वो मीरा भवन के जस्ट सामने है मंदिर। तो कहते हैं मेन कृष्ण जी का मंदिर यही है। तो वे हम पूरी फैमिली थे, तो वहां पर मेरे बड़े ताऊ जी ने 100 रुपए दिए, दो सबके प्रसाद चढ़े, तो हमने दिए 50 रुपए। भैया हमारी मर्जी में जितना मर्जी दें। कह रहा भगवान आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे रिटर्न 50 रुपीज, कह रहा आपकी पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी। और उसने पर्दा बंद कर लिया, पर्दा लगा होता भगवान का, हाँ तो पैसे दोगे तो पर्दा तभी खुलेगा, तो ना पर्दा बंद कर लिया ना, कोई बात नहीं भाई हम चलते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें अगर आप लॉ के साथ नहीं लेकिन अपने एग्जाम्पल के साथ जोड़ोगे तो वो मैच कर जाएगी। जैसे कि उन्होंने ऑफर क्या दी, इफ यू गिव मोर देन 100 रुपीज तो आप देख सकते हो भगवान का चेहरा, वरना नहीं। तो मोड प्रेस्क्राइब्ड क्या है, कैश दे दो 100 रुपए या 50 से ऊपर या 100 से ऊपर, तुम 100 दोगे तो एक्सेप्ट कर देगा तो खोल देगा, वरना नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसी चीजें दिल्ली में भी है बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं नजर नहीं आती। आओ, कह रहा है इफ इट डज नॉट इन्फॉर्म द ऑफरी, कह रहा अगर आप ऑफरी को इन्फॉर्म नहीं किया। देव ने बोला पूजा राधिका को बोल दिया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पूजा ने बोला ठीक है बोल दूंगी। उसने बोले, उसने खुद चिट्ठी लिखी और देव को पकड़ा दी, ये ले राधिका ने तेरे को चिट्ठी दी है।
उसमें जो भी लिख दिया होगा अंडरस्टैंड लिख दिया होगा उसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब तुमने उस अपनी एक्सेप्टेंस कोई सामने वाले को नहीं बताओगे या फिर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उस केस में वो एक्सेप्ट नहीं माना जाए। ठीक है, यहाँ पर वही कहानी हुई। ए मेक्स एन ऑफर टू बी एंड सेज इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर रिप्लाई बाय वायर। वायर मतलब तार क्या होता है? चिट्ठी को तार बोलते हैं। पुराने जमाने में तार भेज देना, दैट मीन्स वायर। तो एग्जाम में मत लिख देना वायर पार, पता नहीं बहुत पुराने एग्जाम्पल से। तो यूज आर लेटेस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, टेलीफोन वेलीफोन बोलना, हाँ मेल कर दिया जी, मेल करके बता देना, सीधी सी बात है। इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर रिप्लाई बाय मेल। बी सेंड्स द रिप्लाई बाय पोस्ट, पर बी सेंड रिप्लाई बाय व्हाट्सएप मैसेज। So it will be a valid acceptance unless A inform B that the acceptance is not according to the mode prescribed. कह रहा है ये वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगा जब उसने लेटर आया होगा, वरना नहीं आया होगा। That is a difference between postcard, telegram और this तार। हाँ तो कुछ भी कर दो और क्या, खुद चली गई, बी खुद गई, फिर वहां पे पिट पिटा के घर पर आई। हाँ नेक्स्ट, रीजनेबल टाइम। ये तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ ही आ गई पूरी कहानी क्या है। रीजनेबल टाइम में ही सबसे इंपॉर्टेंट रीजनेबल टाइम का ही होता है। तुमने बोला सर मेरा पेपर है 5 तारीख को, करवा देना कोर्स। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल करवा दूंगा, 15-20 तारीख तक खत्म हो जाएगा कोर्स। और यहाँ पर मतलब क्लियर नहीं है ना, तो क्या सर 15-20 मतलब क्या, अगस्त की जुलाई। तो यू हैव टू आस्क द कंडीशंस, जो भी उसकी कंडीशंस। क्लियर? If any time limit is specified, the acceptance must be given with that time. If no time is specified, it must be given with a reasonable time. इसका मतलब अगर समय पता है कि कब तक होना है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता फिर भी एक समय तक हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सृष्टि की समोसे की दुकान है, मैंने कहा सृष्टि समोसा रख, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं तेरे से ले जाऊंगा। इसने रखा हुआ समोसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखेगी क्या? नहीं रखेगी ना, तो तू बेच देगी। अब तेरी ईमानदारी, ठीक है बेच दे, जब आएगा दूसरा बना के दे दूंगा, दैट्स इट। दैट इज अ रीजनेबल टाइम फॉर दिस। नहीं होगा तो ये जैसा कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। पार्किंग में क्या होता है, आप लोग पार्किंग के पैसे देते हो ना, लेकिन फिर भी पार्किंग सेफ नहीं है, पता है? वहां पर लिखा होता है पार्किंग एट योर ओन रिस्क। चाहे तुम पैसे दे दो, बस वो बोलेगा गाड़ी यहां से कोई उठा के नहीं ले जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, बाकी चोट लगना टूटना फूटना वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो जो मर्जी हो सकता है। पेट्रोल भी चोरी होते हैं पेट्रोल पार्किंग से। तो यहाँ पर भी कंडीशन लगा दी गई है कि जो टाइम लिमिट जो है अगर बता दी तो ठीक है, वरना हम एक टाइम पर आके खुद हम सॉल्व कर देंगे उसको। रीजनेबल टाइम चाहिए। ऑन June 8 M offered to take a shares in our company. He received a letter acceptance on 23rd November. He refuses to take the shares. Held, M was entitled to refuse his offer had lapsed or reasonable period during which it include. बेटा 1 मिनट, यहाँ पर यही केस क्या बोला उसने, बोला कि भैया 8 जून तक मैं तेरी कंपनी के शेयर्स, मतलब हमने ऑफर के शेयर्स ले लियो, लेकिन उसका 23 नवंबर को आ रहा है, तो मैं टाइम लिमिट क्रॉस कर गई, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि भैया अब नहीं बेच सकता तेरे को शेयर्स। क्लियर बेटा पॉइंट? ये केस किसका है? राम्स गेट विक्टोरिया होटल कंपनी यूएस मॉन्टीफियारो, 1886 का केस है। ठीक है, तो तुम्हें ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, केस नहीं पता। कुछ कुछ केस तो बड़े बकवास से हैं, फालतू में तो बड़े बड़े नाम कौन याद रखेगा, एग्जाम्पल्स याद रखना उस केस में। ठीक है, इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, मैंने अभी बताया, मतलब चुप रहने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree has by his previous conduct indicated his silence means he is accepted. मतलब उसने इस तरीके से हरकत कर दी तो एक्सेप्ट है। जैसे कि एक लड़के को बुरी तरीके से मार रहे हैं,
एक लड़के को बुरी तरीके से मारा। सृष्टि कहते हैं, मैंने कहा क्यों पिटवा रही बेटा उसको तू, इसने मेरे को छेड़ा है या इसने मेरे पे हाथ उठाया। ठीक है, लड़के से पूछा, कह रहा भैया मैं तो पैरालाइज हूँ। झूठ बोल। तो मतलब किसी के चुप रहना का मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उसने वो गलती करी है कि नहीं करी। और बाकी मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसके बेस पे तुम कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। A road to B, I offer you my car for ₹50,000. If I don't hear from you in 7 days, I shall assume that you accept. B did not reply or there is no contract. भैया बी ने माना, उसने कहा तो चुप रहेगा तो मान लूंगा, तो वो चीज नहीं हो सकती। फंडा समझ गए कि नहीं समझे? ऑफर साइलेंट कैसे हो सकता है बेटा? आंखों से इशारे का मतलब ये नहीं कि चुप करके बैठे हुए हैं, तो फिर ऑफर क्या समझेगी? तू वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ, तू वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। अरे पता ही नहीं भैया, बता तो दे क्या सोच रहा है। तो ऑफर तो साइलेंट हो ही नहीं सकती। यू शुड ऑफर टू समवन। इम्प्लाइड ऑफर इज दिस। वो जो इम्प्लाइड ऑफर है वो डिफरेंट है। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या था? एटीएम मशीन चीख चीख के बोल रही है कि मैं यहां खड़ी हूं सजने के लिए नहीं, पैसे निकलाओ मेरे से, तो उसने इम्प्लाइड ऑफर दिया। तू चुपचाप खड़ी है, क्या ऑफर है भैया? तू होटल में जाके बैठ गया, हाँ जी मैडम दे दो। अरे क्या चाहिए, दे दो बस। अरे भाई कुछ तो बोल दो, क्या समझ जा, बस वही जो मैं लेती हूँ हमेशा। बाहर निकल जा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या? ऑफर साइलेंट नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस भी साइलेंट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेप्टेंस में केसेस क्या आ जाते हैं? गोलगप्पे वाला, खाए गोलगप्पे, 1 2 3 4 5, अगर गोलगप्पे वाला ना पूछे कि मैडम और 20 के कर दूं क्या, तो तुम तो खाते ही रहोगे, खाते ही रहोगे, खाते रहोगे, फिर बिल दो मैडम ₹1,00,000। अरे भाई मैंने तो 20 के बोले थे। कब बोले मैडम आपने? तो आप तो रुक भी नहीं रहे थे, आपको खुद को नहीं पता कि 20 के 5 है। तो यहाँ पॉइंट समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो क्या होता है, तुमने जाकर बोला कि भैया गोलगप्पे खिलाओ, कभी तुमने ये जाकर बोला कि 10 के 20 के 30 के खिलाओ? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सीधा बोलते हो कि गोलगप्पे खिलाओ। उसका भी हिसाब होता है कि मैं एक ही प्लेट खिलाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कि मैडम एक और प्लेट लगाऊं। अब वो भी शाना। अब देखो मेरे साथ भी ये केस हो रखा, बताऊंगा मैं आपको। खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, बिल। इंडिया गेट गए, मैं और मेरी फ्रेंड, काफी पुरानी बात, तो उसने कहा गोलगप्पे खाने, मैं कहा ठीक है खा ले। खाते रहे खाते रहे, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 7 8 खाए होंगे जितना हिसाब है। मैंने कहा और कहती नहीं बस। मैंने कहा अंकल बिल कितना हो गया? कहता 80 रुपये। मैंने कहा भाई कितने खिला दिए तूने? कह रहा भैया 5 प्लेट खिला दिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं है, लेकिन क्या गलती हमारी है? ना हमने गिने हैं, हम तो अपने प्यार में मगन, खाती रहा, कोई टेंशन नहीं। तो मतलब क्या, ना हमने गिने ना ही हमने पूछा, उसने अपनी चालाकी दिखा दी कि भैया पैसे, दैट इज अ फ्रॉड। बट अगर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या है, हर एक गोलगप्पे वाला कहीं भी जाओगे दुकानों पे जहां विदाउट टोकन काम चलता है, वो एक प्लेट के पूछता है कि मैडम और खिलाऊं 20 के या 10 के जो भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंप्लाइड साइलेंस नहीं हो सकता। क्लियर बेटा? देव समझ आ गई बेटा मेरी बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, यहां तक का एक्सेप्टेंस ऑफर खत्म हो गया। अब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, या फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है, या रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है। मतलब तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है ऑफर के रिगार्डिंग, वो कब पूरी होगी? सर आज क्लास है, ऑफर कंप्लीट, पक्का? आपको कैसे पता? हाउ कुड यू नो दैट कि ऑफर इज कंप्लीट? कैसे हुई तो पूछ रहा हूं। चलो मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, चलो मुझे पर्सनल नंबर है मेरा, लिख नंबर लिख। 88, ग्रुप में तो पता भी नहीं चलता कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता। 8800714475, 8800714475। बोल गया? व्हाट्सएप कर चलिए। अभी तुम्हें समझाता हूँ। कर दिया?
मैंने मैसेज पढ़ लिया, मेरा मैसेज आ गया तेरे पास, पर मैंने अभी मैसेज नहीं पढ़ा, तो ऑफर कंप्लीट। इन्फो पे शो हो रहा है रीड हो गया, लेकिन मैंने अभी तक रीड नहीं किया। वो रीड इसलिए हो गया क्योंकि वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा मैसेज तुम्हारे तक पहुंच गया है, जो मेरा बिजनेस मैसेज पहुंचता है। मतलब मैंने तो अभी रीड नहीं करा, तूने क्या भेजा मुझे नहीं पता। तुम बताओ ऑफर कंप्लीट। इसका मतलब जब तुमने ऑफर करी, जब तक सामने वाले व्यक्ति के पास वो ऑफर पहुंच जाना प्लस वो पढ़ ना ले, रिप्लाई नहीं, जब तक पढ़ ना ले तब तक वो ऑफर कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। तो समझे? बेटा एक मिनट इसको रीड करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। ऑफर तुम्हारे पास पहुंच ना जाए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को चिट्ठी लिखी कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, वो चिट्ठी गई दरवाजे में पड़ी हुई है, बताओ ऑफर इज कंप्लीट और नॉट? क्यों? क्योंकि ऑफरी ने देखा ही नहीं उसको, जब ऑफरी देखेगा तभी होगा। ये बात समझ आ गई? भैया यहां से फोन कैसे आ गया आज? डन। ए ने बी को चिट्ठी लिखी कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, बी ने क्या करा, वो चिट्ठी अभी तक पढ़ी नहीं, उसने देखा और उठा के रख दिया टेबल पे, तो क्या ऑफर ऑफर कंप्लीट? नहीं। जब तक सामने वाले व्यक्ति को नॉलेज ना हो जाए कि इस बंदे ने क्या ऑफर किया है, तब तक वो ऑफर नहीं माना जा सकता। तो क्या लिखा है? एन ऑफर इट्स एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन टू बी कम्युनिकेटेड। रिवोकेशन का मतलब कैंसिल करना, कह रहा है कम्युनिकेट होना जरूरी है। कह रहा है व्हेन द कंप्लीटेड मस्ट बी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस और नेगोशिएट इन पर्सन, a contract comes into existence the moment and the offeree gives his absolute and unqualified acceptance. Who is offeree? जिसने एक्सेप्ट किया, उसने जब तक अपनी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दी गई
तब तक प्रपोजल, जो भी प्रपोजल मेड किया है किसको, ऑफरर को। और when the parties are at distance, the offer and acceptance and their revocation are made through post or by telegram or letter। इस पूरी कहानी को मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी। हमने बोला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी कंप्लीट होगी जब ऑफरी को तुम्हारे ऑफर की नॉलेज हो जाए। जब तक तुम्हारे ऑफर की नॉलेज नहीं होगी तब तक ऑफर कंप्लीट नहीं मान सकता ऑफरर। क्लियर। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। हमने कहा एक्सेप्टेंस दो तरीके से कंप्लीट होती है। पहला, जब उसके हाथ से फॉर एग्जाम्पल देव ने चिट्ठी लिखी कि राधिका मैं भी तेरे को प्यार करता हूं। इसने चिट्ठी लिख दी, क्या एक्सेप्टेंस हो गया। नहीं। इसने चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी, देव बेटा तूने, तो क्या एक्सेप्टेंस हो गई। नहीं सर। हो गई। अब समझा रहा हूं, सुनो ये बात। जैसे ही इसने लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली तो जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफरर के लिए हो गई, क्योंकि चिट्ठी डल गई, इसका मतलब चिट्ठी पहुंच तो जाएगी। तेरे लिए कब होगी एक्सेप्टेंस, जब वो चिट्ठी उसके पास पहुंचेगी। दोबारा बता तो ध्यान सुनो, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। देव ने चिट्ठी लिखी कि आई लव यू, कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, फलाना शादी करना चाहता हूं। चिट्ठी उस तक पहुंच गई, जाओ। चिट्ठी उस तक पहुंच गई, उसने चिट्ठी पढ़ भी ली। ऑफर कंप्लीट देव की नहीं। देव ऑफर कंप्लीट की नहीं। सर मेरी तरफ से हो। इस ऑफर कंप्लीट हो गया, ऑफर इज कंप्लीट। अब आती है हाँ जी। एक्सेप्टेंस की बात। राधिका ने चिट्ठी लिखी कि मैं भी तेरे से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। उसने उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो मुझे बता एक्सेप्टेंस कंप्लीट। उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं कंप्लीट, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसके लिए तब कंप्लीट होगी जब इसको पता चलेगा। लेकिन देव के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, क्यों। चिट्ठी जब डल गई, वैसे तो इसको पता नहीं डली कि नहीं डली, लेकिन हम ये मानेंगे कि चिट्ठी डल गई, इसका मतलब ऑफरर के लिए वो एक्सेप्टेंस पूरी होगी। जब चिट्ठी इसके पहुंच जाएगी तो जो ऑफरी होगा उसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसको पता चल जाएगी ये बात। फंडा समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगी बात। तो ये है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो ऑफर तो तभी पूरी होगी जब सामने वाले को पता चलेगी पूरी बात, और एक्सेप्टेंस दो तरीके से पूरी हो सकती है। एक तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके हिसाब से कैसी होगी, या जिसने ऑफर किया उसके हिसाब से कैसी होगी। क्लियर। मोड क्या होंगे कम्युनिकेशन के, इसमें थोड़ी सी बात समझाता हूं, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा वरना फिर। मोड क्या होंगे कम्युनिकेशन के। लेटर, पुराने जमाने में क्या चलता था, लेटर चलते थे, वायर चलती थी, तार वार चलते थे। तो ये सब क्या है, पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, इंस्टा हो गया, हजारों चीजें आ गई। तो कह रहा है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिस मोड में कम्युनिकेशन बोला होगा उसी मोड में तुम्हें देना पड़ेगा। समझे मेरी बात। बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट क्लास में कंसिडरेशन स्टार्ट करवाओ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में परसों। हाँ, इसमें एक टॉपिक रह गया, खत्म हो जाएगा। इसका एक टॉपिक नहीं, इसके बाद भी है, रिवोकेशन भी तो है। मोड है, रिवोकेशन है, टर्मिनेशन है, दो तीन टॉपिक है। मतलब ये है कि नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक होता तो मैं अभी करवा देता। ठीक है, ठीक है बेटा देव, समझ आ गया। मैं तेरे को ये पिछले वाली क्लास की वीडियो भेज दूँ, कोशिश करिए पढ़ने की, वरना फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा।